नमस्कार साथियों, जय हिंद हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम सूफी साहित्य का जो है अध्ययन कर रहे थे और सूफी साहित्य में जो है प्रमुख व्यक्तित्व, कुछ जो प्रमुख शब्दावली और जो है सूफियों के जो 13 सिलसिले थे, उनमें से प्रमुख जो 4 सिलसिलों में भी जो है सबसे ज़्यादा जो है सवाल पूछा गया है तो चिश्ती संप्रदाय से। इसके बाद में चिश्ती के बाद सुहरावर्दी, इसके बाद में कादरी और नक्शबंदी संप्रदाय। तो इनके जो मूल संस्थापक हैं और भारत में इसके संस्थापक, इसके बारे में हमने जो है विस्तार से जो है चर्चा की। आज जो हम शुरू करने वाले हैं प्रमुख जो है सूफी रचनाओं से पहले जो प्रमुख एक कवि है, जैसे हम संत साहित्य का जो नाम है, ठीक है, अगर इसमें प्रमुख कवि की बात करते हैं तो कबीर दास का नाम जो है सबसे ऊपर रहता है। उसी प्रकार से जो सूफी साहित्य में सबसे बड़ा जो नाम है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। तो आज हम जो है सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी सभी को पता ही है, इनका जो जन्म है 1492 ईस्वी में हुआ है। ये जो है जायस नामक स्थान, जायस कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। इनके गुरु का नाम शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। ये जो है ग्रियर्सन के अनुसार और ये जो इनकी रचना है आखिरी कलाम, उसमें जो है इनके गुरु का नाम आया। साथ ही जो है मोहम्मद गौस, ये जो है कादरी संप्रदाय के जो लोग हैं, कादरी संप्रदाय के जो लोग हैं या कादरी संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, वो इनके जो गुरु हैं वो कौन मानते हैं? सैयद सॉरी जो है मोहम्मद गौस। लेकिन आखिरी कलाम में जो है इन्होंने सैयद अशरफ जहांगीर को जो है अपना गुरु माना है। लेकिन ग्रियर्सन के अनुसार शेख मोहिदी, और ये काफी बार पूछा भी गया है कि जो है मलिक मोहम्मद जायसी का गुरु का नाम है, तो इसमें जो है शेख मोहिदी दिया गया था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो भी देख लेते हैं। और सभी को जो है इनकी 3 रचनाओं के नाम तो जो है लगभग सभी को याद रहते ही हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। इसके अलावा जो है 3 रचनाएं और हैं, उनके भी जो है आपको नाम याद रखने हैं। कन्हावत, कहरनामा
और चित्ररेखा। एक और है रचना चौथी, मसलानामा। तो ये इनकी जो है, ये तो सभी याद रखते हैं ऊपर वाली जो रचनाएं हैं, ठीक है, लेकिन इनके साथ जो है ये जो चार रचनाएं हैं इनके भी नाम याद रखेंगे। हम देखते हैं ज्यादातर जगह जो है पद्मावत, अखरावत और आखिर कलाम ही जो है लिखा मिलता है, लेकिन इनकी जो नीचे की जो चार रचनाएं कन्हावत, कहरनामा, मसलानामा और जो है चित्ररेखा, ये भी जो है इन्हीं की रचनाएं हैं। और एक जो रचना है इसमें देकर के पूछी जाती है कि ये जो है इनकी नहीं है, तो वो कौन सी है? कयामतनामा। ये जो है इनकी रचना नहीं है, कयामतनामा जो रचना है ये इनकी नहीं है, बल्कि जो आखिरी जो कलाम जो रचना है उसमें ही जो है कयामत के दिन का जो है चित्रण किया गया है, कि कयामत के इस आखिरी दिन का जो है उल्लेख इसमें किया गया है। देखते हैं पहले इनकी जो है रचनाओं में क्या क्या दिया गया है। तो एक बार यहाँ से फिर से रिपीट कर लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है वो 1492 ईस्वी में हुआ है। जायस उत्तर प्रदेश के ये निवासी हैं। इनके गुरु जो है शेख मोहिदी, सैयद अशरफ जहांगीर और मोहम्मद गौस। अलग अलग यानी गिरियर्सन के अनुसार शेख मोहिदी, आखिरी कलाम रचना में जो है सैयद अशरफ जहांगीर का नाम आया है, लेकिन कादरी संप्रदाय के जो लोग हैं इनके गुरु मानते हैं मोहम्मद गौस। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। इनके साथ ही जो है कन्हावत, कहरनामा, चित्ररेखा और मसलानामा भी जो है इनकी रचनाओं के नाम मिलते हैं। अब ये जो इनकी रचनाएं हैं, पद्मावत के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, लेकिन ये इनकी जो ये दो पुस्तकें हैं इनके बारे में छोटी छोटी जानकारी याद रखनी है आपको। आखिरी जो कलाम जो रचना है, इसमें जो है तत्कालीन शाही वक्त यानी कि राजा यानी कि बाबर का जो है उल्लेख मिलता है, यानी कि उस समय जो है यानी कि बाबर के जो है समकालीन जो है लिखी गई थी। तो इसमें किसका उल्लेख है? बाबर का। और इसमें जो है कयामत के दिन का जो है चित्रण या जो है उल्लेख मिलता है, यानी कि आखिरी दिन का। और जो इनकी जो दूसरी रचना है अखरावट, अखरावट में जो है देवनागरी वर्णमाला के देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षरों को लेकर सूफी सिद्धांतों की जो व्याख्या है वो की गई है। सूफी सिद्धांतों की जो है व्याख्या की गई है। तो ये इनकी जो है दोनों रचनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है ध्यान रखना है कि आखिरी कलाम में क्या है, कयामत के जो है दिन का यानी कि आखिरी दिन का जो है चित्रण मिलता है, यानी कि सृष्टि के जो है नष्ट होने के आखिरी दिन का। और ये जो है बाबर की जो है समकालीन जो है लिखी गई है, उस समय जो है बाबर के क्या थे? तत्कालीन साहेब यानी कि राजा। और अखरावट में जो है देवनागरी वर्णमाला के अक्षर जो है अखर अखर, ठीक है, अखर यानी कि अक्षर से बना है शब्द, और आवट यानी कि माला, वर्णों की जो है माला। इसमें जो है एक एक अक्षरों को लेकर के जो है सूफी सिद्धांतों की जो है व्याख्या की गई। अब जो है हम अध्ययन करने वाले हैं पद्मावत का।
तो हम शुरू करते हैं पद्मावत का अध्ययन। और सभी जानते हैं पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी, और इसका जो समय है वो है 1540 ईस्वी। इसके जो नायक हैं और नायिका हैं सभी जानते ही हैं। नायक रतन सेन, नायिका दो हैं, एक तो नागमती और दूसरी पद्मावती। बड़ी की मात्रा करेंगे इसमें, नागमती। तो पहली जो नायिका है नागमती, और नागमती के जो है किसके विरह का वर्णन जो है यहाँ पर मिलता है, नागमती के, नहीं कि पद्मावती के। जो विरह वर्णन है यहाँ पर वो किसके मिलता है, नागमती का। तो नागमती का हमें जो है विरह वर्णन देखने को मिलता है। वैसे प्रमुख जो नायिका है वो कौन है, पद्मावती, उसी के नाम पर जो है पूरी रचना का नाम है। तो इसका समय 1540 हो गया, नायक रतन सेन हो गया, नायिका जो है नागमती और पद्मावती। अब इसमें कुछ प्रतीक योजनाएं चलती हैं, उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो है एक रूपक महाकाव्य है ना, प्रतीक से बात चली है तो ये एक जो है रूपक महाकाव्य है। और रूपक महाकाव्य का मतलब ये नहीं है कि जो है रूपक अलंकार मिलता है इसमें, क्या होता है, प्रतीक योजना मिलती है। प्रतीक योजना, रूपक महाकाव्य का संबंध किससे होता है, प्रतीकों से, नहीं कि रूपक अलंकार से। अब इसमें जो है किस किस को लेकर के जो है क्या क्या प्रतीक बनते हैं। सबसे पहले जो है रतन सेन, पद्मावती और नागमती। तो सभी जानते हैं जो रतन सेन है वो मन का प्रतीक हैं, और पद्मावती जो है बुद्धि के। और जो नागमती है वो है सांसारिकता या दुनिया धंधा। इधर जो है चित्तौड़गढ़ और सिंगलगढ़ स्थानों के नाम हो गए। तो जो चित्तौड़गढ़ है वो तन का यानी कि शरीर का, और जो सिंगलगढ़ है वो है हृदय का। इसके अलावा जो है दो नाम और मिलते हैं, हीरामन तोता ये भी काफी बार पूछा गया है। हीरामन तोता जो है गुरु का। राघव चेतन यहाँ पर ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है। दो नाम और है हमारे पास, राघव चेतन और अलाउद्दीन खिलजी। तो राघव चेतन तो जो है शैतान का, और अलाउद्दीन जो खिलजी है ये है माया का। तो यहां पर ये जो प्रतीक योजना है, ठीक है,
तो ये हमने देखी कि जो रतन सेन है वो मन का प्रतीक है, पद्मावती बुद्धि की, नागमती सांसारिकता एवं दुनिया धंधा की, चित्तौड़गढ़ तन यानी कि शरीर, और सिंगलगढ़ हृदय, हीरामन तोता काफी बार जो है पूछा गया है। ठीक है, जैसे जो है पद्मावती और जो है रतन सेन के बारे में पूछा जाता है, यानी प्रमुख पात्र हो गए। ऐसे ही जो है हीरामन के बारे में काफी बार पूछा गया है। राघव चेतन शैतान का, और अलाउद्दीन खिलजी जो है माया का। तो यहाँ पर जो है हमने देखा था कि जो संत साहित्य है उसके अंदर जो है आत्मा तो जो है क्या होती है, विरहिणी स्त्री, और परमात्मा पुरुष होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने देखा था जब इसकी सामान्य विशेषताएं देखी थी शुरुआत में। ठीक है, ये मसनवी शैली होगी, और साथ में जो है प्रमुख बात ये थी कि इस पूरे जो है हमारे हिंदी साहित्य के अंदर यहाँ पर उल्टा मिलता है। क्या मिलता है कि जो है जो स्त्री है ना, वो तो क्या है परमात्मा का रूप, और पुरुष क्या है यहाँ पर आत्मा। तो जो है रतन सेन किसका हो गया, आत्मा का, और पद्मावती जो बुद्धि है ये परमात्मा का। तो यहाँ पर जो हमने जो प्रमुख जो रूपक हैं, ठीक है, जो प्रमुख जो प्रतीक हैं रूपक महाकाव्य के अंदर जो प्रतीक खुलते हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से प्रतीक जो है किसके रूप में आए हैं, इसका हमने जो है अध्ययन किया है। तो आपको ये अच्छे से नोट्स बना लेना है, मैं इनको जो है मिटा रहा हूँ। हम अध्ययन कर रहे हैं पद्मावत का ये जो है रचना सभी को पता ही है। जैसे हमने देखा था आखिरी कलाम जो रचना है बाबर के काल में जो है रचित है, वैसे ही ये जो रचना है शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी के समय में जो है रची गई है। 1540 समय याद ही रखना है। इसकी जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं, ठीक है, कोई भी जो प्रमुख जो महाकाव्य है ना, उनकी प्रारंभिक और अंतिम पंक्तियां जो है पता होना चाहिए। तो जो प्रारंभिक पंक्तियां जैसे हमने जो पीछे पृथ्वीराज रासू की देखी थी, आगे जो है रीति काल में तो ऐसे महाकाव्य कोई मिलता नहीं है। फिर जो आधुनिक काल में हम जब छायावाद में जाते हैं तब वहाँ पर जो है जयशंकर प्रसाद वगैरह की जो प्रमुख जो रचनाएं हैं, कामायनी वगैरह, तो उनकी जो अंतिम जो शुरुआती और जो अंतिम पंक्तियां हैं वो पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं कि पद्मावत की जो प्रारंभिक जो पंक्तियां हैं वो है सन 927 आहा, कथा आरंभ बैन कवि, सन 927 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा। और ये जो पंक्ति है किसकी होगी, पद्मावत की आरंभिक पंक्ति। आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल है उन्होंने इस रचना को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को जो है किसको, पद्मावत को, पद्मावत को समासोक्ति व अन्योक्ति परक जो है महाकाव्य कहा है। लेकिन जो डॉक्टर नगेंद्र हैं उन्होंने जो है इसे समासोक्ति परक महाकाव्य कहा है। किसको, पद्मावत को। विस्तार से लिखना पूरा कि पद्मावत को समासोक्ति परक महाकाव्य कहा है।
यहीं पर एक कथन देख लेते हैं, इसके बाद में हम बच्चन के जो टोटल जो कथन है वो देखने वाले हैं। लेकिन बच्चन सिंह ने जो है इसे जो है अवधि का अर्घान, अर्घान का मतलब होता है खुशबू, और अर्घान का मतलब जो है लिख लेंगे अच्छे से। तो अवधि का अर्घान किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। लेकिन शुक्ल जी ने जो है पद्मावत को समासोक्ति व अन्योक्ति परक महाकाव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने जो है समासोक्ति परक महाकाव्य कहा है। अब जो है हम देखने वाले हैं पहले शुक्ल जी के जो भी कथन है सब जो है देखने वाले हैं विस्तार से। तो हमने देखा कि जो शुक्ल जी ने है आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने क्या कहा था इसे पद्मावत को, ठीक है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अब हम पीछे देख चुके हैं, समासोक्ति व अन्योक्ति परक महाकाव्य। इसके अलावा इन्होंने यानी कि जो शुक्ल जी है ना, इन्होंने जो है हम देखते हैं पूरे हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा जो स्थान है प्रबंधात्मकता के क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्थान है वो तुलसीदास के रामचरितमानस को दिया है। उसके बाद में जो दूसरा जो महाकाव्य श्रेष्ठ महाकाव्य इन्होंने माना है, किसको माना है? मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत को। यानी कि पूरे हिंदी साहित्य में सबसे जो श्रेष्ठ जो रचना शुक्ल जी की जो पूरी जो आलोचना है हिंदी साहित्य जो है ना, उसने जो है पूरे हिंदी साहित्य की जो भी रचनाएं हैं उनको रामचरितमानस या तुलसीदास से तुलना करते हुए परखा है। लेकिन जो रामचरितमानस जो रचना है उसके बाद में दूसरा सबसे जो श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा माना है? तो इन्होंने माना है मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत को। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो श्रेष्ठ दूसरा जो श्रेष्ठ महाकाव्य है वो क्या है? पद्मावत। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रेम गाथा जो परंपरा में जो सबसे जो ऊंचा स्थान है वो जायसी का है ना। दोनों कथन अलग हैं। एक तो जो है तुलसीदास से तुलना करते हुए तो उन्होंने कहा कि जो सर्वश्रेष्ठ दूसरा जो महाकाव्य है वो है पद्मावत। लेकिन प्रेम गाथा परंपरा में जो सबसे ऊंचा स्थान वो किसका है? वो जायसी का। तो लिखते हैं हम ये दोनों ही जो है कथन। प्रबंध के क्षेत्र में पद्मावत का स्थान रामचरितमानस के बाद दूसरा है पद्मावत हिंदी साहित्य का जगमगाता रत्न है। तो जो है शुक्ल जी ने जो है हम सब शुक्ल जी के कथन देख रहे हैं, ठीक है बाकी सबके बाद में देखने वाले हैं। तो समासोक्ति व अन्योक्ति परक महाकाव्य होगा। प्रबंध के क्षेत्र में पद्मावत का स्थान रामचरितमानस के बाद दूसरा है। और पद्मावत हिंदी साहित्य का जगमगाता रत्न है। साथ ही जो है प्रेम गाथा परंपरा के भीतर प्रेम गाथा परंपरा के भीतर
जायसी का स्थान सबसे ऊंचा है। यानी कि जो प्रेम गाथा, यानी कि जो भी सूफी काव्य की जो भी सूफी काव्य के अंदर हम जितनी भी रचनाएं पढ़ते हैं तो हम देखते ही हैं, यानी कि सबसे जो है श्रेष्ठ रचना कौन सी है? पद्मावत। हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि। हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि या कह सकते हैं धरोहर किसे कहा है? शुक्ल जी ने काफी बार सवाल पूछा गया है, नागमती वियोग खंड को। ये हम जब जो इसके खंड पढ़ेंगे, ठीक है, नागमती, तब भी जो है इसको देखने वाले हैं, नागमती वियोग खंड, ठीक है। तो इसका 30वां खंड है, पद्मावत जो रचना है इसका 30वां खंड है, नागमती वियोग खंड। 57 खंड है इसमें, ठीक है। यहाँ पर जो है लिख देता हूँ कि इसमें कितने खंड हैं? 57 खंड है। तो जो इसका जो 30वां खंड है, नागमती वियोग खंड, काफी प्रसिद्ध है ये, ठीक है। और यूजीसी नेट वगैरह, राजस्थान जो है आरपीएससी वगैरह में जो है ये खंड लगा रहता है, नागमती वियोग खंड, है ना। तो पूछा गया है कि 30वां खंड कौन सा? तो नागमती वियोग खंड। और इसको जो है हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि या धरोहर कौन से खंड को कहा गया है? नागमती वियोग खंड को। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। इसके साथ ही जो शुक्ल जी हैं, इन्होंने इस रचना को, इसको पद्मावत को, हमने देखा कि जो है रूपक महाकाव्य प्रतीकों का निर्वाह हो रहा है, इसलिए जो है इस रचना को अलौकिक और आध्यात्मिक माना है। लेकिन जो विजय देव नारायण शाही ने जायसी आलोचना पुस्तक में कहा है कि जो इनका जो प्रेम है, ठीक है, वो अलौकिक नहीं है, लौकिक है। और कहा कि जो है जायसी को बैकुंठी प्रेम की तलाश नहीं है, वो तो प्रेम करने वाले को ही बैकुंठी बना देते हैं। तो सबसे पहले हम जो शुक्ल जी का कथन फिनिश करते हैं, फिर जो है तो ये जो हम जो शुक्ल जी के कथन देख रहे थे, इनको आगे बढ़ाते हैं अब। पद्मावत का प्रेम पद्मावत का प्रेम अलौकिक, एकांतिक व आध्यात्मिक है। हालांकि उन्होंने जो है बीच बीच में लौकिक प्रेम का उत्कर्ष भी देखा है। कि इन्होंने, शुक्ल जी ने। तो पद्मावत का प्रेम को जो है अलौकिक, एकांतिक व आध्यात्मिक किसने माना है? तो हम कह देंगे शुक्ल जी ने। लेकिन पद्मावत के प्रेम को लौकिक किसने कहा है? जायसी, सॉरी, विजय देव नारायण शाही। तो जो है अगले जो हमारे जो है प्रमुख आलोचक हैं वो हैं विजय देव नारायण शाही।
विजय देव नारायण शाही। और इनकी जो आलोचना पुस्तक है वो है जायसी। ये क्या है? आलोचना पुस्तक। तो जायसी पर जो है अच्छा काम किया है विजय देव नारायण शाही ने, इसलिए यहाँ से सवाल उठता है। तो जायसी जो आलोचना पुस्तक है वो किसकी है? विजय देव नारायण शाही की। अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है विजय देव नारायण शाही ने। विजय देव नारायण शाही। जायसी को बैकुंठी प्रेम की तलाश नहीं है। इन्होंने कहा कि जायसी को बैकुंठी प्रेम की तलाश नहीं है, बल्कि उन्हें तो ऐसे प्रेम की तलाश है, ऐसे प्रेम की तलाश है जो प्रेम करने वाले मनुष्य को ही प्रेम करने वाले मनुष्य को ही बैकुंठी बना दे। तो यहाँ पर कहा गया है कि जायसी को बैकुंठी प्रेम की तलाश नहीं है, बल्कि उन्हें तो ऐसे प्रेम की तलाश है जो प्रेम करने वाले मनुष्य को ही बैकुंठी बना दे। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी। इन्होंने सीधे सीधे जो है अपनी पंक्तियों के माध्यम से कहा है कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहित कहा छार बरमुठी। छार बरमुठी। तो इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने इस पद की अपनी सार्थकता व्यक्त की कि जायसी को जो है बैकुंठी काफी जो है प्रसिद्ध वक्तव्य है और कई बार पूछा गया है। तो जो है ऐसा नहीं कि जो है जैसे ही जो है कथन देखा कि जायसी को जो है बैकुंठी प्रेम की तलाश नहीं है, बल्कि उन्हें तो जो है ऐसे प्रेम की तलाश है जो प्रेम करने वाले मनुष्य को ही बैकुंठी बना दे। और टक टिक कर दो शुक्ल जी पर, कि जो सब जो कथन कह रहे हैं प्रमुख मुख जो किस कौन कह रहे हैं? शुक्ल जी नहीं, किसने कहा है? विजय देव नारायण शाही ने, कि जो है मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाइत कहा छार बरमुठी। ये किसकी पंक्तियां हैं? पद्मावत की है। आगे जो है इनके और कुछ कथन जो हैं, यानी कि इन्होंने पद्मावत को अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कहा है। ट्रेजेडी कहा है कि हिंदी में ये अपने ढंग की जो है अकेली ट्रेजेडी है, या इसी को कह सकते हैं पद्मावत को महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी कहा है। पद्मावत को महाकाव्यात्मक
राजनीतिक त्रासदी। तो पद्मावत को जो है अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी किसने कहा है? विजय देवनारायण शाही ने। पद्मावत को महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी कहा है। साथ ही इन्होंने जो है जायसी खो सूफी कि वह पहले क्या है? कवि है। अगर ये सूफी हैं तो कुजात सूफी है। इनके दो वाक्य दो है वक्तव्य और हैं छोटे छोटे, देख लेते हैं आगे। तो मैं इसको ऊपर से मिटा रहा हूं। जायसी पहले कवि हैं, बाद में सूफी। जायसी पहले कवि है, बाद में सूफी। यदि सूफी हैं, यदि सूफी हैं तो कुजात सूफी। और कुजात सूफी का मतलब है ये जो मठों से जुड़े जो सूफी थे उनसे भिन्न थे। किस प्रकार से इन्होंने जो है एक गुरु न होकर कई जो है गुरुओं का जो है उल्लेख किया है। साथ ही इनके जो है कई गुरुओं को जो है कई गुरुओं का उल्लेख किया है। और इन्होंने जो है अपनी रचना में किस प्रकार जो है चार अपने मित्रों का उल्लेख किया है। पूर्वार्ध में प्रेम गाथा है, यानी कि पद्मावत के अंदर जो है पूर्वार्ध में प्रेम गाथा है, तो उसके उत्तरार्ध में जो है समर गाथा यानी कि युद्ध की गाथा चलती है। तो इन्होंने जो पुरानी जो परंपराएं हैं उनको तोड़ते हुए कहीं ना कहीं नजर आते हैं, इसलिए इनको जो है कुजात सूफी कहा गया है। धन्यवाद साथियों। बड़ा कवि है, बड़े वक्तव्य हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी के वक्तव्य बच रहे हैं, कुछ प्रमुख पंक्तियां बच रही है अभी। और जो पद्मावत जो रचना है इसके जो प्रमुख खंड है वो देखने हैं, प्रमुख जो पंक्तियां हैं वो देखनी है। अभी काफी कुछ बचा हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में जो इसको पूरा करने वाले हैं। धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।